गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हमने की थी। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे उसी चैप्टर के ऊपर, उन सब टॉपिक के ऊपर ही। यहाँ मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिख रखी हैं। उनमें से सबसे पहली है कि टू चार्जेस Q एंड -3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू है Q, दूसरे की है -3Q। दोनों एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं और दोनों के बीच डिस्टेंस है D। तो यहां पे मैं इनकी अगर कंडीशन कुछ बताऊं तो आपके पास आएगी कि भाई एक चार्ज रखा है आपके पास, यहां एक चार्ज रखा है, यहां इसका नाम दो Q, इसका नाम दो 3Q और दोनों के बीच सेपरेशन है D। कहता है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इन दोनों से कितनी डिस्टेंस पे और यहां इन दोनों से कितने डिस्टेंस पे हम एक थर्ड चार्ज रखें जिसकी वैल्यू 2Q है और उस 2Q के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब उस 2Q पे ये +Q और -3Q दोनों ही फोर्स 0 लगाएंगे, दोनों के कारण फोर्स 0 होगा। तो पहले आप ये देखिए उसको कहां रखेंगे, फिर वो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। अगर इन दोनों के बीच कहीं रखने की बात हो, कहीं भी रखो, तो वहां पे आप सोचिए, सपोज कर लो हमने यहां रखा, तो यहां जब हम रखेंगे तो ये जो 2Q चार्ज है ये प्लस का है, इस 2Q पे ये +Q फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, मतलब -3Q की तरफ। और ये -3Q इस +2Q के ऊपर फोर्स लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो दोनों के कारण फोर्स सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स तो कैंसिल आउट तो कर ही नहीं सकते, सेम में है तो ऐड होंगे, माइनस तो हो ही नहीं सकते। तो यहां इन दोनों के बीच कहीं भी हम इनको नहीं रख सकते हैं। तो कहां रखेंगे? इन दोनों से दूर रखेंगे, इस लाइन से या तो इस तरफ रखें या इस तरफ रखें। अब कहां रखेंगे? देखिए -3Q ज्यादा फोर्स है, Q छोटा फोर्स है। यहां फोर्स दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक तो Q पे, ये Q है, दूसरा वो Q1 नाम दे दे, उसका Q0 नाम दे दे, अपॉन R², दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब यहां पे अगर मैं एक चार्ज को रखूं इस तरफ, मान लो मैंने यहां रखा वो 2Q, तो 2Q के ऊपर ये बड़ा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये छोटा फोर्स है तो कम फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इसके कारण फोर्स ज्यादा लगा, इसके कारण फोर्स कम। अब हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, मतलब दोनों को बराबर लेके आएंगे, तो ज्यादा वाले को तो कम करेंगे और कम वाले को ज्यादा। वो कैसे कर पाएंगे? फोर्स चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जिसके लिए फोर्स ज्यादा है, मतलब जिस चार्ज के कारण फोर्स ज्यादा था, उस चार्ज के लिए डिस्टेंस की वैल्यू को आप ज्यादा कर दीजिए। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा, तो जो फोर्स ज्यादा था वो अपने आप कम होगा। और जिस चार्ज के कारण फोर्स कम था उसके लिए फोर्स हमें बढ़ाना है, तो उस केस में आप डिस्टेंस को कम कर दीजिए, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। इसका मतलब इसके लिए डिस्टेंस कम आनी चाहिए, इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा। यहां अब जो हमने रखा है इसमें तो इसके लिए डिस्टेंस कम है और इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा, तो ये तो अपोजिट हो गया है। इसका मतलब हम इसको इस -3Q की तरफ नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे +Q की तरफ, और +Q की तरफ रखेंगे तो हमने इसको यहां रख दिया है और यहां नाम दे दिया 2Q, और ये डिस्टेंस है यहां से लेकर इस +Q के बीच की x। टोटल डिस्टेंस -3Q
और 2q के बीच की डिस्टेंस बनी x प्लस डी। अब ये q 2q पे लगाएगा इस तरफ और -3q q पे लगाएगी इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों के कारण मैग्नीट्यूड भी बराबर हो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देंगे। आपने मान लिया कि इस q से x डिस्टेंस पे जब हम चार्ज रखेंगे तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों के कारण वो बराबर लगेगा, और बराबर लगा तो डायरेक्शन अपोजिट, तो कैंसिल आउट करेंगे। तो इस x की वैल्यू आप निकाल दो, वही वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालोगे? फोर्स ऑन फोर्स ऑन 2q ड्यू टू q, तो ये जो फोर्स है इस q के कारण कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2q डिस्टेंस x स्क्वायर। नंबर 1, फोर्स ऑन 2q ड्यू टू -3q, और इस पॉइंट पे हमने माना है कि इसका फोर्स और इस दोनों का फोर्स बराबर है, तो इसका भी नाम F दे दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3q इंटू 2q अपॉन डिस्टेंस आएगी x प्लस डी का स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, और दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब आप दोनों को यहां पे इक्वेट कराओगे तो इक्वेट कराने पे जो नेट फोर्स बनेगा वो नेट फोर्स तो जीरो ही है आपके पास, और यही चीज हमें चाहिए थी कि कहां पे नेट फोर्स जीरो बनेगा। इन दोनों का आप इक्वेट कराइए, इक्वेट कराओगे तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां जो -3q है उसको हटा दीजिए, केवल प्लस लिखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है हमें यहां। तो मैग्नीट्यूड है 3q और साथ में 2q अपॉन x प्लस डी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, 2q से 2q कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, हमें मिला 1/x स्क्वायर 3/x प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसे आप सोल्व कर दीजिए, और यहां से सोल्व करने पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू आएगी उसी डिस्टेंस पे अगर आप इस चार्ज को रखेंगे 2q से, इस चार्ज 2q को जब आप इस x की डिस्टेंस पे रखेंगे जो निकल के आएगी, तो उस डिस्टेंस पे नेट फोर्स जीरो लगेगा, इसके कारण और इसके कारण। लेकिन ये डिस्टेंस कहां से है? जो x आएगी वो इस q से है। अगर -3q से पूछ ले तो आप x की वैल्यू में ये d और ऐड कर दोगे, तो x प्लस डी ये -3q के कारण बनेगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड है, और कल जो हमने कराए थे, अगर वो आपको समझ आए हैं, आपका इंटरेस्ट बना है, आपने कुछ कोशिश की है, तो ही इनमें भी इंटरेस्ट आ पाएगा, अदरवाइज इनमें भी बोरिंग ही लगेगा। 2 electric charges plus q and 4q are placed at a distance 6a apart। देखिए दो चार्जेस हैं q और 4q, दोनों के बीच डिस्टेंस है 6a। अब यहां पे कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इन दोनों के बीच किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन आपने देखी थी, वहां हमने दो प्लस चार्ज के कारण भी बताया था, और मैंने कहा था कि जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, मतलब जो पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ लाई करेगा। तो यहां से मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस चीज को देखिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट किया था तब। तो यहां पे मान लो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
और इस पॉइंट की डिस्टेंस है यहां से x, इस q से, तो इससे कितनी बनेगी, ये बनेगी 6a माइनस x। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो दोनों बराबर होंगे तभी तो कैंसिल आउट करेंगे, तो दोनों को बराबर पुट करिए। q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4q के कारण आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर आएंगी दोनों के कारण, और साथ में 4q अपॉन 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई है। 1/4 पाई से ये भी कैंसिल आउट, q से ये q कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/6a माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे आप सोल्व कर दोगे, जैसे ये करना है, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, मतलब q से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, x डिस्टेंस पे जो आए। 4q से कितने डिस्टेंस पे होगा, 6a में से x को माइनस कर दीजिए, आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगी। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is thrown at a speed u against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to momentary rest? देखिए, कहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m और चार्ज है q, +1 की चीज यूज होगी यहां पे, और इस पार्टिकल को जिसका मास m चार्ज q, इसको हमने फेंका, कितनी स्पीड पे फेंका, u स्पीड पे, इनिशियल स्पीड है u, अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अगेंस्ट फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट। अब इस पार्टिकल के पास मास भी था, चार्ज भी था, तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी। कैसा लगाएगी, अगेंस्ट लगाएगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। क्यों, क्योंकि हमने बोल रखा है अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगी तो ये रुक जाएगा। कितने डिस्टेंस के बाद ये रुकेगा, वो हमें निकालनी है। आपको इसका मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 mu स्क्वायर। फाइनली जाके रुक जाता है तो वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। अब यहां से आपको यह पता है कि एक वर्क एनर्जी थ्योरम आपने +1 क्लास में पढ़ी है, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम जिसके अकॉर्डिंग है फोर्स इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है। अब यहां पे जो फोर्स और जो वर्क डन आएगा, पहले वो वर्क डन निकाल लो, या फिर पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल है जीरो, इनिशियल है 1/2 mu स्क्वायर। वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, मतलब पार्टिकल के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब पार्टिकल चल इस तरफ रहा है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, तभी तो रोक पाएगा। जैसे आप साइकिल पे चलते हैं और साइकिल इस तरफ जा रही है, हवा उससे अपोजिट है, तभी साइकिल रुक पाएगी। तो फोर्स और साइकिल के मोमेंट में 180 डिग्री का एंगल हो गया है। यहां भी कितना एंगल है, 180 डिग्री, तो बनेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 180। जब डॉट को हटाओगे तब
-1/2 mu², फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और माइनस का 1 cos 180 इक्वल्स टू -1/2 mu²। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। डिस्प्लेसमेंट हमने s माना था और उसकी वैल्यू आई 1/2 mu² अपॉन f। फोर्स कितना है? ये फोर्स किसके अगेंस्ट मूव कर रहे थे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा? Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या फोर्स, तो mu², फोर्स आपके पास Q इंटू E नहीं आएगा, फोर्स आएगा F इक्वल्स टू QE। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to Q are placed along x axis at x equals to 1, 2, 4, 8। आपके पास चार्ज है Q, लेकिन कितने चार्जेस हैं? वो इनफाइनाइट चार्जेस हैं और हर चार्ज की वैल्यू है Q। रखे कहां हैं? वो रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनफाइनाइट चार्जेस हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग रखे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका। कहां रखे हैं? ये 0 हो गया एक्स एक्सिस पे, ये 1 हो गया, ये 2, फिर 4, 3 बीच में आ गया होगा कहीं, फिर 8 और फिर इस तरह से 8, 16, 32, 64 इस तरह से आपके पास आता जाएगा 128। यहां इस x इक्वल्स टू 1 पे चार्ज रखा Q, 2 पे रखा Q, 4 पे रखा Q, 8 पे भी Q और 16 पे भी Q, 32 पे भी Q, आगे तक Q ही रखा मिलेगा हर पॉइंट पे। कहता है इस तरह से चार्ज रखे हैं, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 0। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। E इक्वल्स टू फर्स्ट के कारण E1, सेकंड के कारण E2, इसके कारण E3, E4 ऐसे अप टू nth चार्ज के ऊपर तक हम ऐसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0। चार्ज है Q, डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर², तो 1² प्लस 1/4πε0। चार्ज यहां भी Q, डिस्टेंस कितनी? 2² प्लस इसके कारण 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितनी? 4² प्लस इसके कारण 1/4πε0 Q अपॉन 8² अप टू nth पार्टिकल तक। यहां 1/4πε0 या Q अपॉन 4πε0 को बाहर ले लीजिए। इसको बाहर लेंगे तो आपके पास बनेगा 1² प्लस 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/8², कुछ इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 4, ये बनेगा 16 और ये बनेगा 64 इस तरह से। ये आपके पास जीपी की एक सीरीज फॉर्म हो गई है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो आपने 10th क्लास में और +1 में भी पढ़ी है मैथमेटिक्स में। तो यहां पे जो इनका सम आएगा वो सम होता है a इंटू 1 - rn अपॉन 1 - r। ये सम होता है जीपी सीरीज का। यहां पे a इज द फर्स्ट टर्म, ये जो है इसका हमें सम करना है। वैसे आपने कर रखा है और आपको खुद करना चाहिए। ये a की वैल्यू है 1 फर्स्ट, और साथ में
1 माइनस आर, आर इज द रेशियो बिटवीन टू टर्म्स, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो यहां जो रेशियो आएगा आर इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, ये आता है। A2 की वैल्यू है 1/4 और A1 की वैल्यू है 1। कहने का मतलब रेशियो आया 1/4। तो ये 1/4, लेकिन n कितना है, इन्फिनिटी तक जाना है। तो यहां इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। सो इसको हटा दो, अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू आई थी 1/4। बस इसे सोल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा, ये बनेगा 4Q। आपको एलसीएम लेना है, बस इसको सोल्व करना है, मैं लिख रहा हूं। कभी ये समझो कि ये क्या कर दिया। और साथ में आएगा 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, Q/3πε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट x इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक और चीज इसमें हम करें, अगर कॉन्जुगेटिव चार्जेस की वैल्यू हम माइनस में कर दें, मतलब फर्स्ट को प्लस में, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस, फोर्थ माइनस, फिफ्थ प्लस, सिक्स्थ माइनस, उस कंडीशन में इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपको खुद निकालना है कि यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। आपने 2 पॉइंट्स माने ए और बी, एक बार चार्ज यहां रखा, एक बार चार्ज यहां रखा। बताइए फोर्स कहां ज्यादा लगेगा, ए पे रखा तब या बी पे रखा तब? तो आप पाएंगे कि यहां पे फोर्स ऑन ए इज मोर देन फोर्स ऑन बी is more than force on A, because at point B the value of electric field is greater than point A. आप देखिए at point B electric field lines are close to each other, लेकिन यहां पे वो इतनी नजदीक नहीं है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा उनके कारण वहां पे फोर्स लगेगा। यहां ज्यादा क्लोज है तो ये फोर्स भी ज्यादा लगाएंगी, यहां दूर दूर है तो यहां फोर्स भी कम लगेगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोजली होंगी वहां उनके कारण फोर्स ज्यादा लगेगा, जहां क्लोज नहीं होंगी वहां उनके कारण फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर कंटेन्स ए चार्ज Q1 and Q2. A charge dq is removed from charge Q1 and is transferred to other. Find charge on each sphere for maximum electric force between them. कहता है कि आपके पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और उन दोनों चार्जेस में से हमने कुछ चार्ज निकाल दिया है, मतलब कुछ चार्ज कम कर दिया है। तो वहां पे आपको यह बताना है, देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं। पहले चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 में से हमने dq चार्ज निकाल दिया। कितना चार्ज निकाल दिया? dq। और किस पे भेज दिया है? Q2 पे भेज दिया है। इसका मतलब इसमें से तो माइनस dq, इसमें से तो dq कम हो गया और इसमें dq ज्यादा हो गया। अब ये आपके पास 2 चार्जेस हैं। इन दोनों चार्जेस के कारण आप ये बताइए कि कहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, या किस वैल्यू पे
चार्ज की किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा, कि फर्स्ट पार्टिकल पे कितना चार्ज होना चाहिए, सेकंड पे कितना चार्ज होना चाहिए। अभी ये फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज है, ये सेकंड स्फीयर पे चार्ज है। कहता है कि अब इस फर्स्ट और सेकंड पे कितना चार्ज होना चाहिए, अभी तो इतना है, लेकिन अगर मैक्सिमम फोर्स हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फोर्स लगे, तो उस मैक्सिमम फोर्स के लिए इन दोनों पे कितना चार्ज होना चाहिए, वो चार्ज हमें निकालना है। सो फोर्स लगेगा, देखिए फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0, दोनों के बीच फोर्स Q1 माइनस डी क्यू, Q2 प्लस डी क्यू अपॉन डिस्टेंस मान लो आर स्क्वेयर, दोनों की मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराओगे 1/4πε0 Q1 Q2 माइनस या प्लस Q1 डी क्यू, मल्टीप्लाई करानी है Q1 की एक बार दोनों के साथ, एक बार डी क्यू की इन दोनों के साथ। सो माइनस Q2 डी क्यू, अब डी क्यू की इसके साथ माइनस डी क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये फोर्स आपके पास आ गया है। अब यहां फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा कि उस पर कितना चार्ज हो, मैक्सिमम फोर्स के कोरस्पोंडिंग दोनों के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, तो वो चार्ज हमें निकालना है। तो जब भी आप ये चीज निकालें, अब तो मैं चार्ज के कोरस्पोंडिंग पूछ रहा हूं, अगर आपसे ये कहा जाए कि दो पार्टिकल हैं, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, आप वो डिस्टेंस बताइए कि जिस डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम हो। पहले आप फोर्स निकालेंगे, जैसे यहां निकाल लिया, फिर डिस्टेंस पे पूछा है, किस डिस्टेंस पे पूछा है, तो आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फोर्स को डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएशन के बाद उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। dF अपॉन डी आर इक्वल्स टू जीरो, यहां से जो R की वैल्यू आएगी उस पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम बनेगा। यहां मैंने डिस्टेंस नहीं पूछी, पोजीशन नहीं पूछी, यहां मैंने कहा कि किस फोर्स के, किस चार्ज के कारण, किस चार्ज की वैल्यू पे यहां फोर्स मैक्सिमम होगा, तो वो चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब डिस्टेंस पे पूछा था तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, चार्ज पूछा तो चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सो dF अपॉन डी इंटू डी क्यू, इस डी क्यू का डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो यहां पे बनेगा 1/4πε0, इसमें तो आर स्क्वायर बाहर ले लो, इसमें तो डी क्यू है ही नहीं, हमने डिफरेंशिएट किया है डी क्यू के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट किया डी क्यू में, डी क्यू है नहीं टर्म में तो जीरो बनेगी, प्लस सेकंड में डी क्यू है, एक डी क्यू है, डिफरेंशिएट करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा और साथ में Q1 माइनस यहां बनेगा Q2 और यहां बनेगा -2 डी क्यू। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है और बराबर है जीरो के, जीरो के बराबर है। तो यहां पे जब ये क्वांटिटी जीरो के बराबर, तो ये इधर जाएगी तो जीरो बनेगी। आ गया हमारे पास Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू -2 डी क्यू इक्वल्स टू जीरो। पे आप डी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, डी क्यू की वैल्यू आएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इतनी वैल्यू डी क्यू की आ गई है। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज था Q1 माइनस डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, हमें मिलेगा चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा, Q1 माइनस डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। जब आप इसे सोल्व कराओगे तो आपके पास आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। दिस इज द चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर। सेकंड स्फीयर पे चार्ज ऑन
सेकंड स्फीयर वो भी आएगा उतना ही, Q1 प्लस Q2/2। ये कहां से आएगा? Q2 प्लस DQ। यहां आप Q2 प्लस DQ की वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे, इतनी वैल्यू आएगी। ये था सेकंड स्फीयर पे चार्ज। सो इतना जब चार्ज होगा दोनों स्फीयर पे, तो यहां पे दोनों के बीच फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और आपको वही चार्ज बताना था जब फोर्स मैक्सिमम। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखिए, जब यह पूछ लिया जाए कि किस चार्ज पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा, तो पहले फोर्स की वैल्यू निकालिए, फिर फोर्स को चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर यह पूछ लिया जाए कि किस डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम होगा, तो फोर्स निकालिए और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी, जैसे यहां DQ की आई, यहां वैसे ही R की आएगी, तो उन वैल्यूज पे फोर्स मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो, ये गोजियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q -2Q। Q रखा है सेंटर पे और -2Q रखा है R/2 डिस्टेंस पे। सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे हमने -2Q रखा, और गोजियन सरफेस से बाहर R डिस्टेंस पे हमने +5Q रखा। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गोजियन सरफेस। फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालोगे? गोज लॉ से आपने देखा था, फ्लक्स इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट है, रख दो, Q इनक्लोज की वैल्यू निकालो और यहां पुट कर दो, फ्लक्स आएगा इस गोजियन सरफेस से। Q इनक्लोज कितना है? क्या इस गोजियन सरफेस के अंदर 5Q आ रहा है? ये तो बाहर है, तो इसके कारण फ्लक्स 0 बनेगा। लेकिन Q और -2Q तो दोनों इसके अंदर हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। नेट चार्ज कितना बना? Q -2Q इक्वल्स टू -Q। तो ये जो टोटल चार्ज इनक्लोज मिला हमें इस गोजियन सरफेस में, वो आया है -Q, और दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस गोजियन सरफेस। इतना फ्लक्स आएगा। ध्यान रखिए, यहां पे सिर्फ Q इनक्लोज पे डिपेंड करता है, वो रखा कहीं भी हो, बस उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, सरफेस से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां रखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इतना ही आता। अगर मैं -2Q को यहां से उठा के यहां रख देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको चार्ज इनक्लोज निकालना है, यह नहीं देखना कि चार्ज रखा कहां है। हां, लेकिन होना उसके अंदर ही चाहिए। गोजियन सरफेस के अंदर कहीं भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गोजियन सरफेस। अब एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं, और कल मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो गया था। सो आप बोर भी होते हैं, वैसे भी आप बहुत कम देखते हैं, तो आज एक मैं करा रहा हूं। आज भी मैंने थोड़ा जल्दी इसीलिए कराया है ताकि लेक्चर ज्यादा लेंदी ना हो, तो आप उसे देख पाए इजीली। यह है क्वेश्चन नंबर 24। कहता है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 मेटल प्लेट्स हमने रखी, बहुत बड़ी है, मतलब इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मेटल प्लेट्स आपने रखी और दोनों नजदीक नजदीक हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड। भाई इस पे और इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज अपोजिट साइन का है, मतलब अगर इस पे प्लस सिग्मा तो इस पे माइनस सिग्मा, इस तरह से है। और इसकी वैल्यू है सिग्मा की, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो बनेगा 17 इंटू 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इतना इसकी वैल्यू है, लेकिन साइन अलग अलग है। कहता है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट। यहां इस फर्स्ट प्लेट का ये तो इनर हो गया है और ये आउटर हो गया है।
सेकंड प्लेट का ये आउटर हो गया है और ये इनर हो गया है। फर्स्ट प्लेट के आउटर में यहां एक पॉइंट P मान लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले थिन प्लेट के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और उसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी दोनों थिन है तो इतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन आपको देखनी है। यहां देखिए आप पॉइंट जो मान रहे हैं उसकी डिस्टेंस इससे इतनी है और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस इतनी, लेकिन डिस्टेंस तो कहीं इस फॉर्मूले में है ही नहीं। तो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा इन केस ऑफ थिन इनफाइनाइट प्लेट। ध्यान रखना कभी हर केस में आप डिस्टेंस को इंडिपेंडेंट कर दो। तो यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना आएगा, फर्स्ट के कारण आएगा E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस है तो अपने से दूर जाएगा इस तरफ, माइनस के कारण E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका आएगा इस तरफ, अपनी तरफ ही आएगा। तो इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0 इस फर्स्ट रीजन में। वैसे ही अगर इस सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में पूछ ले तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। कैसे? इस माइनस सिग्मा के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे इस तरफ, ये E2 हो गया है, और इस पॉइंट पे इस प्लस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। दोनों की वैल्यू सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 0। लेकिन अगर इनसाइड पूछ ले, मिडल रीजन में पूछ ले, तो आप देखिए, तो इस केस में इस प्लस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपने से दूर इस तरफ E1, और माइनस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसी की तरफ, तो वो बनेगा E2। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अब की बार कैंसिल आउट नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो मिडल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड कर दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन आई एक्स कैप, पॉजिटिव एक्स कैप। अब ये मत सोचना इसमें दोबारा से कि यहां पे आपने माइनस सिग्मा क्यों नहीं रखा। भाई ये जो डायरेक्शन आई है प्लस एक्स में, ये किसके कारण आई है? ये इस माइनस सिग्मा के कारण ही तो आई है। तो या तो आप डायरेक्शन ले लो या वही माइनस ले लो। तो जिस कारण से आपने डायरेक्शन माइनस के हिसाब से ली तो आप यहां माइनस नहीं लगाएंगे। सो ये था आपका एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स। फिर मैं कह रहा हूं कि थोड़ी अच्छे से करिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल खुद करने की कोशिश करिए, फिर आप यहां से देखिए, अदरवाइज बहुत बोरिंग लगेंगे ये आपको। सो थैंक यू।